बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी ने आजम खान के गढ़ में सेंध लगा दी है। बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को करारी शिकस्त दी है। 42,192 वोट से हराया। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये रामपुर की जीत आजम खान के गढ़ में हुई है। जबरदस्त जीत हासिल की है बीजेपी ने। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। आजम खान के करीबी नेता हैं आसिम राजा, जिन्हें हराया है घनश्याम लोधी ने। रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिसे अब बीजेपी ने जीत लिया है। तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी की बंपर जीत। उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन, घनश्याम लोधी की जबरदस्त जीत। रामपुर, जिसे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है ना। और आधार कार्ड बनाते हुए पकड़े गए। हमारा आदमी एक बता दिए को फर्जी वोटिंग की हो किसी आदमी ने, तो इतनी बड़ी जीत का असर। संवाददाता विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रामपुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ दरक सकता है, यह शायद ही किसी राजनीतिक पंडित ने सोचा होगा, लेकिन बीजेपी ने वहां जीत दर्ज कर ली है। क्या है इस जीत के मायने? देखिए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है रामपुर और आजमगढ़ में चुनावी जीत दर्ज करना, क्योंकि ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार जीत उत्तर प्रदेश के चुनावों में दर्ज की थी, उसके बाद से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा पर उपचुनाव जीतना ये बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें रामपुर सीट सपा बसपा के गठबंधन में आजम खान चुनाव जीते थे, लेकिन अब इस सीट पर दोबारा बीजेपी का कब्जा हुआ है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास ही थी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उससे पहले निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मोराल बूस्टर है विशाल। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और बता दें कि आजमगढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को करारी शिकस्त दी है, कड़े मुकाबले में मात दी है। आजमगढ़ सीट पर इससे पहले अखिलेश यादव सांसद थे और उनके विधायक बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी और अब बीजेपी ने इस पर जीत हासिल कर ली है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि 2019 में भी लड़े थे, लेकिन उस वक्त चुनाव हार गए थे, और एक बार फिर उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा। और यह पहले उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ से चुनाव हारने के बावजूद हटेंगे नहीं, और डटे रहने का फायदा मिला है विशाल दिनेश लाल यादव निरहुआ को। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लिए आजमगढ़ एक अभेद किला बना हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस जिले की सभी 10 की 10 सीटें जीती थी। यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन मात्र कुछ ही महीनों के अंतर में जब लोकसभा का उपचुनाव होता है तो वहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है। और आजमगढ़ एक ऐसा जिला बीजेपी के लिए बना हुआ था। 2014 में भी वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वहां नहीं जीत पाई थी, और 22 के विधानसभा चुनाव में भी आजमगढ़ के आसपास और आजमगढ़ खास तौर पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा था। लेकिन निरहुआ, जो कि 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। हालांकि ये लड़ाई बहुत ऊपर नीचे होती रही दिन भर, लेकिन अंत में बीजेपी ने जीत दर्ज की। और कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के जो इलाके बीजेपी के लिए थोड़े मुश्किल थे, वो अब बीजेपी को राहत दे सकते हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद। जी बिल्कुल। और गुड्डू जमाली का रोल हमें भूलना नहीं चाहिए। गुड्डू जमाली जो बीएसपी के टिकट पर उतरे और उन्हें एमआईएम ने भी समर्थन दिया था, और गुड्डू जमाली ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट काटे, और कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जीत में बीजेपी में उनका भी रोल बहुत बड़ा है। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की शानदार जीत को लेकर के बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है उपचुनाव में शानदार कामयाबी को लेकर। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगी है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपचुनाव में जबरदस्त जीत को डबल इंजन की सरकार पर जनता की मोहर करार दिया है। बीजेपी के लिए यह जीत इस मायने में भी खास है कि रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के मजबूत किले माने जाते हैं, जिन पर कब्जा करने में कामयाबी बीजेपी को मिली है। और एक चौंकाने वाली बड़ी खबर पंजाब के संगरूर से आई, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके गढ़ में करारी मात मिली है। संगरूर में जहां
भगवंत मान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ, वहां सिमरनजीत सिंह मान जीते हैं शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार। उपचुनाव में अकाली दल मान गुट के सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के गुरमैल सिंह को 5,822 वोट से हरा दिया। संगरूर लोकसभा सीट भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और यह हार आम आदमी पार्टी को काफी चुभेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। राज्यसभा में भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में अब आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं बचा है। अमित भारद्वाज हमारे साथ है। अमित भारद्वाज, संगरूर भगवंत मान की अपनी सीट, मुख्यमंत्री की अपनी सीट जिस तरह से हार गई है लोकसभा में आम आदमी पार्टी, क्या मैसेज है ये? देखिए, ये 3 महीने की जो राजनीति पंजाब में की, एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद राजनीतिक एक टेस्ट था जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। उसमें केजरीवाल और भगवंत मान वहां गए थे प्रचार के लिए, वो भी बुरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि इस चुनावों को, ये लोकसभा के चुनाव जो थे बाईपोल, इसको उन्होंने विधानसभा चुनावों की तरह लड़ा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक सरपंच को सामने उतारा और फिर जो है वो जितने भी उनके चैलेंजेस थे उनको उन्होंने समझा नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो था, जो उनके रणनीति उनकी नाकाम रही है, लेकिन पंजाब में भले ही करारी मात मिली हो, दिल्ली विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली है। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने जीत हासिल की है। दुर्गेश पाठक ने जबरदस्त जीत हासिल की है और राजेश भाटिया जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, उन्हें 11,000 से ज्यादा वोट से मात दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिठाई खिलाकर दुर्गेश पाठक को जीत की बधाई दी। इससे पहले राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा विधायक थे, जो अब पंजाब से राज्यसभा सांसद बने हैं, लिहाजा राजेंद्र नगर सीट खाली हुई और वहां से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने जीत हासिल कर ली है। तो पंजाब में झटका, लेकिन दिल्ली का किला आम आदमी पार्टी का अभी भी बरकरार है। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में मिले जुले नतीजे सामने आए हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत हासिल की है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी दल को जबरदस्त जीत हासिल मिली है। त्रिपुरा में 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 1 सीट भले ही कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन 3 पर बीजेपी की जीत हुई है। नतीजे आने के बाद त्रिपुरा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। अगरतला में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तो झारखंड में कांग्रेस की उम्मीदवार जीती, सत्ताधारी गठबंधन की उम्मीदवार ने मांडर सीट पर जीत हासिल की है। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार को जबरदस्त जीत मिली है। त्रिपुरा में 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, 3 बीजेपी के पास गई। बड़ी खबर यह कि वहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच घमासान भी देखने को मिला है। कांग्रेस के दफ्तर पर तोड़फोड़ की भी खबर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी के म्यूनिख शहर में पीएम का यह संबोधन होने वाला है। G7 दुनिया के सबसे 7 अमीर देशों का सम्मेलन, भारत को इसमें विशेष तौर पर निमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां पीएम भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। 6:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। 28 जून तक जर्मनी में G7 समिट चलेगा। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ म्यूनिख से जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, कितनी अहम है ये G7 की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी का वहां होना, क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत समेत कई देशों को इस समिट में न्योता दिया गया है। पहले भी G7 समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कई बार और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात दंगा मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की कोर्ट में पेशी, रिमांड की मांग के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। तीस्ता सीतलवाड़ कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की पेशी की गई है। क्राइम ब्रांच ने 14 दिन के लिए रिमांड मांगी है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। गुजरात दंगों को लेकर के जो एसआईटी की रिपोर्ट थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में जकिया जाफरी की जो याचिका थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही साथ जो लोग जकिया जाफरी को भड़का रहे थे और मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कोर्ट ने कही और इस मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया है। रिमांड की मांग के लिए कोर्ट में पेशी की गई है। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में पेशी की गई है।
बड़ी खबर आ रही है असम से। बाढ़ के हालात यहां अभी भी गंभीर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक 27 जिलों में अब भी बाढ़ का कहर है। 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के हालात काफी गंभीर। करीब 2.5 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। असम में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अप्रैल महीने से लेकर अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ के हालात काफी भयावह। 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर खेल के मैदान से। मध्य प्रदेश ने आज क्रिकेट में इतिहास रच दिया। पहली बार मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जीत गई है। मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई की टीम को जबरदस्त तरीके से हराया है। 6 विकेट से मात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी टीम और कोच चंद्रकांत पंडित को इस जीत की बधाई दी और कहा कि भोपाल आने पर रणजी टीम का भव्य स्वागत किया जाएगा। 1999 में रणजी के फाइनल मुकाबले में चंद्रकांत पंडित कप्तान हुआ करते थे, तब उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बतौर कोच चंद्रकांत पंडित ने अपना सपना 2022 में पूरा किया है। जबरदस्त जीत हासिल की है मध्य प्रदेश की टीम ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.